सीरीज़ है उसमें आज इस सेक्शन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पूरे कोर्स की। तो ये कोर्स जो जूरिस्प्रूडेंस कोर्स है, जूरिस्प्रूडेंस मतलब लीगल फिलोसफी का कोर्स है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो लीगल फिलोसफी की शुरू से लेकर अभी एंड तक हिस्ट्री होगी उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो लीगल फिलोसफी की शुरुआत अगर देखनी है तो हमें देखना होगा लॉ की शुरुआत कहाँ से हुई। लॉ की शुरुआत होगी जहाँ से ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्ट हुआ। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्टार्ट होने से लेके अभी तक की लीगल फिलोसफी को अगर हमें देखना है तो उसमें हम दो चीज़ें देख सकते हैं, या तो फिलोसफर्स को, जूरिस्ट्स को, या फिर उस टाइम के सिस्टम में क्या प्रिवेल कर रहा था। जब से हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स होंगे तब से तो हम जूरिस्ट को देख सकते हैं कि किस जूरिस्ट ने क्या सोचा था, बट रिटन रिकॉर्ड्स होने से पहले हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होंगे। तो उन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पे हम सिर्फ ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस सोसाइटी में किस टाइप का लॉ होएगा। तो इसलिए हम उस सेक्शन में स्टार्टिंग के जो सिविलाइजेशंस होंगी या फिर प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होंगी उसमें लॉ की डेवलपमेंट देखेंगे सिर्फ जर्नली कि उस टाइम पे क्या होता था। बट उसके बाद धीरे धीरे हम मूव करेंगे टुवर्ड्स दी जूरिस्ट। तो जूरिस्ट में भी हम सारे जूरिस्ट को, सारी फिलोसफीज को नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस्लामिक, क्रिश्चियन, हिंदू, चाइनीज़ एंड यूरोपियन बहुत सारी हैं, ये मेन है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं फिलोसफीज, लीगल फिलोसफीज और सिविलाइजेशंस जो कि छोटी छोटी हैं, जिनके बारे में इतना फेमसली नोन नहीं है। हम सिर्फ उन फिलोसफर्स या उन सिविलाइजेशंस पे फोकस करेंगे जो कि हमारे कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम करंट सिनारियो में देखें तो पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर जो यूरोपियन फिलोसफी है वो फॉलो होती है, जो यूरोपियन लीगल फिलोसफी है। उसका रीज़न ये है कि यूरोप की जो कंट्रीज़ थी उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया था, तो पूरा अपना लीगल सिस्टम उन्होंने हर जगह फैला दिया। अब जो यूरोपियन सिस्टम है लीगल फिलोसफी का, वो जो एनलाइटनमेंट से बना और अभी तक चला आ रहा है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्रिश्चियन फिलोसफी में छुपा हुआ है। क्रिश्चियन फिलोसफी का जो बैकग्राउंड है वो रोमन, और रोमन का ग्रीक्स में। तो इसलिए हम बेसिकली फोकस करेंगे ग्रीक सिविलाइजेशन के स्टार्ट से लेके अभी तक। बट स्टार्टिंग के लिए हम ग्रीक के अलावा भी बाकी सिविलाइजेशंस को देखेंगे। तो इस कोर्स की स्टार्ट होएगी सबसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में लॉ की डेवलपमेंट कैसे हुई, उस टाइम पे लॉ कैसे बनता था, कैसे डेवलप होता था। फिर प्रिमिटिव के बाद हम देखेंगे एक एक करके सारी सिविलाइजेशंस को। जैसे सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका अब यहाँ पे जो हमने डेट्स मेंशन की हैं वो डेट्स हैं कि वो सिविलाइजेशन कब खत्म हुई। तो 1300 BC में सिविलाइजेशन इंडस वैली खत्म होती है, तो उसका थोड़ी सी देखेंगे एक वीडियो में। फिर एक नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी 539 में, उसको माना जाता है कि वो एंड होगी जब उसको पर्शिया ने कॉन्कर किया। तो उस सिविलाइजेशन में पर्शिया के कॉन्कर करने से पहले कैसा लॉ था। फिर उसके बाद वैदिक पीरियड, इंडस सिविलाइजेशन के बाद जब आर्यंस आए थे तो उन्होंने जो वैदिक कल्चर लेके आए थे, तो उस वैदिक कल्चर की जो एज एंड हुई थी लेटर वैदिक पीरियड 500 BC में, तो उस टाइम तक वैदिक पीरियड का लॉ कैसा था। उसके बाद एंशियंट इजिप्ट में, एंशियंट इजिप्ट की सिविलाइजेशन माना जाता है कि एंड हुई थी जब अलेक्जेंडर ने उसको कॉन्कर किया था। फिर पर्शियन एम्पायर जो पुराना था, अकेमीडियन एम्पायर, वो एंड हुआ था अलेक्जेंडर के साथ ही, जब अलेक्जेंडर ने उस पर अटैक किया था। और अलेक्जेंडर के साथ ही क्लासिकल ग्रीक एरा भी एंड हुआ था। तो क्लासिकल ग्रीक एरा उस टाइम तक, ग्रीक तो वैसे हम सारी फिलोसफी देखेंगे, और एंशियंट चाइना की हम फिलोसफी देखेंगे 256 BC तक, क्योंकि 256 BC के बाद चाइना की एंशियंट के अलावा उसके बाद इंपेरिकल चाइना शुरू हो गया था, तो चाइना की इंपेरिकल फिलोसफी है। तो जो चाइना की इंपेरिकल फिलोसफी है, जो वैदिक पीरियड के बाद की फिलोसफी है, और बाद में जो पर्शियन के बाद उसमें हमारे पास इस्लामिक फिलोसफी आती है, इन सब फिलोसफीज को हम अलग से सेपरेटली डील करेंगे। बट फिलहाल के लिए हम फोकस करेंगे सिर्फ इंग्लिश या फिर यूरोपियन फिलोसफी पे। तो यूरोपियन फिलोसफी की स्टार्ट होती है ग्रीक सिविलाइजेशन से। तो ग्रीक सिविलाइजेशन की एंशियंट जो वहाँ पे स्ट्रक्चर था लॉ का, वो हम अलग से देखेंगे। बट अगर हम ग्रीक की मेन स्टार्टिंग होती है फिलोसफी की रिटन रिकॉर्ड्स, तो वो होमर और हिसियड के पीरियड में होती है, 7th and 8th BC सेंचुरी में। तो उस टाइम पे क्या था उसको थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद क्लासिकल ग्रीक पीरियड में हम अलग से वीडियो में आने के बाद, उसके बाद हम फोकस करेंगे अलग अलग फिलोसफर्स पे। बट अगर हमें देखना है कि फिलोसफर्स पे जंप करने से पहले एंशियंट ग्रीक से के बाद हमें फिलोसफर्स जंप करना है, तो हमें उस टाइम थोड़े से जो वहाँ पे हैपनिंग्स हुई थी, जो इंसिडेंट्स हुए थे, उनको समझना होगा कि क्यों ग्रीक फिलोसफी पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई। उसकी वजह से हम देखते हैं कि 539 BC में पर्शिया ने कॉन्कर कर लिया था बेबीलोन को। तो जैसे हमने देखा पहले हमारे पास 4-5 सिविलाइजेशंस थी इंपॉर्टेंट।
एक बेबीलोन थी, बेबीलोन या फिर जिसको हम मेसोपोटामिया भी बोलते हैं, एक इंडियन थी, एक चाइनीज़ थी और एक हमारे पास इजिप्शियन थी। उसके अलावा हमारे पास ग्रीक में हम देखेंगे कि अलग से सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी। तो अब हमारे पास उधर जो वेस्ट में हमारे पास ग्रीक, इजिप्शियन और मेसोपोटामिया थी। तो इधर से पर्शियंस ने मेसोपोटामिया पे कब्जा कर लिया 539 बीसी में। उसके बाद पर्शियंस ने इजिप्ट को भी कॉन्कर कर लिया 525 बीसी में। और उसके बाद पर्शिया ने ग्रीक को कॉन्कर करने की कोशिश की। तो 500 से लेकर 450 बीसी तक उनके साथ वॉर्स हुई। तो उस वॉर्स में हम देख सकते हैं कि कैसे ये 4 सिविलाइजेशंस का आपस में मेल होता है, पर्शियन, ग्रीक, इजिप्शियन एंड मेसोपोटामिया। तो इन चारों सिविलाइजेशन का मेल होने की वजह से उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड आता है रिटन फिलोसफी का, लीगल फिलोसफी का, सोक्रेटिस, प्लाटो एंड एरिस्टोटल। तो उनके साथ ये इन तीनों की जो सिविलाइजेशन के मिलने के साथ इन तीनों फिलोसफर्स की जो फिलोसफी थी वो हर जगह फैल गई। उन्हीं के बाद एरिस्टोटल का जो स्टूडेंट था अलेक्जेंडर, उसने भी उसके 332 बीसी के आसपास इजिप्ट, मेसोपोटामिया और पर्शिया पे कब्जा कर लिया था और वो इंडिया तक पहुंच गया था। तो इस वजह से उसने अपने गुरु एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के गुरु प्लाटो, प्लाटो के गुरु सोक्रेटिस, इन तीनों की फिलोसफी को हर जगह पहुंचाया, क्योंकि पूरे का पूरा वर्ल्ड लगभग सिर्फ इंडिया और चाइना को छोड़कर ग्रीक्स के कब्जे में आ गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ग्रीक्स ने जब पूरी वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया था उस टाइम पे अलेक्जेंडर के अंदर रूल के अंडर, तो इस वजह से उन तीनों की फिलोसफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके बाद हम देखेंगे भी कि जितने भी फिलोसफर्स आए हैं उन सब ने प्लाटो और एरिस्टोटल की फिलोसफी को फॉलो किया है, चाहे उसके साथ एग्री किया हो चाहे डिसएग्री किया हो, बट हर किसी ने प्लाटो और एरिस्टोटल की फिलोसफी को पढ़ा होता है। तो इसी वजह से इन तीनों फिलोसफर्स के साथ जो स्कूल स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फिलोसॉफिकल स्कूल, कि यहाँ पे जो लॉ की डेवलपमेंट थी वो फिलोसॉफी के हिसाब से हुई थी। तो ये फिलोसॉफिकल स्कूल कंटिन्यू होता रहेगा और साथ साथ में हम देखते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा था साइड बाय साइड। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे पीरियड्स मेंशन है कि 500 बीसी, 400 बीसी, 200 बीसी, 100 बीसी और यहाँ पे 0। तो जो न्यू एरा स्टार्ट हुआ था जीसस के बर्थ के साथ, तो सिसीरियो उससे पहले भी आ गए थे। तो सिसीरियो भी एक ग्रीक रोमन फिलोसफर्स थे, तो उनकी फिलोसफी को भी हम देखेंगे। सिसीरियो के टाइम पे ही इजिप्ट भी, उसके बाद जब ग्रीक पीरियड अपनी पूरी चरम सीमा पे था तो उस टाइम पे रोमन्स का आगमन हुआ। तो रोमन्स ने पहले ग्रीक को डिफीट किया, फिर रोमन्स ने इजिप्ट को भी कब्जा कर लिया। तो ये भी हम देखेंगे कि 146 बीसी में ग्रीक्स डिफीट हुए थे रोमन से और फिर 30 बीसी में रोमन्स ने इजिप्ट पे कब्जा कर लिया था। तो इसके बाद हम आगे स्टोरी को मूव करते हुए देखते हैं। तो सेंट अगस्टस, सेनेका, अल्पायन एंड जस्टिनियन, ये 3-4 हमारे पास ग्रीक रोमन फिलोसफर्स हैं। तो ये फिलोसॉफिकल स्कूल को कंटिन्यू करते रहेंगे, एरिस्टोटल की बातों पे कंटिन्यू करते रहेंगे। बट अब रोमन जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी वो अपनी चरम सीमा पे चल रही थी। तो उसी टाइम पे जीसस के बर्थ के साथ एक क्रिश्चियन रिलीजन भी आ गया था। तो क्रिश्चियन रिलीजन के आने के बाद जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ा पूरे वर्ल्ड में, तो उस टाइम पे चर्च की पावर बढ़ी और जो चर्च में फिर हमारे पास फिलोसफर्स आते हैं फिलोसॉफिकल स्कूल में ही, जिनको हम एक सेपरेटली नेचुरल स्कूल भी बोल देते हैं, क्योंकि वो गॉड के बनाए हुए लोग की बात करते थे। तो उसमें हमारे पास सेंट एम्ब्रोसो एंड सेंट अगस्टीन, ये दोनों आएंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, जितनी भी हमने डेट्स मेंशन की हैं 390, 430, 534, ये सारी डेट्स इन फिलोसफर्स की डेथ डेट्स हैं कि इनकी डेथ कब हुई थी। हमने इनकी बर्थ डेट को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। उनको हम जब सेपरेटली इनको डील करेंगे तो उसमें देखेंगे कि उनकी एक्चुअल में पूरी स्टोरी क्या थी, उनके बर्थ के टाइम पे क्या सिनारियो था, उनका बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई, कहाँ पे बर्थ हुआ, उनकी क्या फिलोसफी थी, वो सब हम बाद में देखेंगे। तो ये रोमन जब सिविलाइजेशन चल रही है, हमारे पास क्रिश्चियन लॉ आ गया और क्रिश्चियन हमारे पास फिलोसफी भी चल रही है, तो उसी टाइम पे हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न रोम है वो फॉल हो जाता है। वहाँ पे जर्मैनिक ट्राइब्स का इन्वेजन हो जाता है 476 बीसी तक। रोम वेस्टर्न जो पार्ट है रोम का वो फॉल कर जाता है जर्मैनिक ट्राइब्स के अंडर, बट ईस्टर्न जो रोम है वो चलता रहता है। बट इतने में हम देखते हैं कि हमारे पास इस्लाम का उदय होता है। तो जो अरेबिक कल्चर और जो इस्लामिक कल्चर एक नया जन्म लेता है, उसकी अलग से फिलोसफी डेवलप हो जाती है, जिसको हम अलग से सेपरेटली देखेंगे। तो अरब कन्क्वेस्ट 642 में एडी में इजिप्ट को कॉन्कर कर लेते हैं अरब्स, और उसके बाद हम देखते हैं तो अरब्स उसके बाद पर्शिया को भी कॉन्कर कर लेते हैं 633 से लेकर 651 बीसी तक। तो इतने में हमारे पास इस्लामिक फिलोसफी अलग से चल रही है। तो साथ साथ में हमारे पास
अब फिलोसॉफिकल स्कूल था वो नेचुरल स्कूल में कन्वर्ट होकर हमारे पास क्रिश्चियनिटी चल रही है। तो उसमें सेंट एक्विनास, विलियम्स ऑकमैन एंड थॉमस मोर, ये 3-4 और फिलोसफर्स आएंगे, मेन हमारे पास लीगल फिलोसफर्स, इनको हम देखते रहेंगे। तो इतने में जो इस्लामिक जो कल्चर था जिसको हम ओटोमन भी बोलते हैं, तो उसने बैजेंटीन एम्पायर को ख़त्म कर दिया, इजिप्ट को भी ऑब्जॉर्व कर लिया था 1507 BC तक। तो इस टाइम तक देखते हैं कि हमारे पास अब अलग से इंडिया में इंडियन कल्चर चल रहा है, चाइना में चाइनीज कल्चर चल रहा है, हमारे पास इधर इस्लामिक कल्चर चल रहा है, और उधर जो यूरोप है उसमें क्रिश्चियन सिविलाइजेशन चल रही है और क्रिश्चियन लॉ चल रहा है। तो उसमें हमारे पास ओरिजिनली फिलोसफर्स थे, फिलोसॉफिकल स्कूल था, उसके साथ साथ हमारे पास नेचुरल स्कूल आ गया है। अब यहाँ पे सारा कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूरोपियंस हैं वो पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं, हर जगह कॉलोनीज बनानी शुरू कर देते हैं। तो यूरोप ने जो वर्ल्ड का कॉन्क्वेस्ट किया 1490 से लेके 1900 तक, पूरे वर्ल्ड को अपनी कॉलोनी बना लिया। तो इस वजह से जो इस यूरोपियन कल्चर है, जो यूरोपियन लीगल फिलोसफी है, वो हर जगह फैल जाएगी। तो अभी इसी फिलोसॉफिकल स्कूल को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास जो मेन फिलोसोफर थे, हमारे पास आते हैं हुगो ग्रोशियस, जिनकी डेथ होती है 1649 में। इनको, हुगो ग्रोशियस को फादर ऑफ फिलोसफी भी बोला जाता है, फादर ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो इन्होंने जो हमारे पास एरिस्टोटल की स्कूल था, जो फिलोसॉफिकल स्कूल था, उसको रिवाइव किया, और इनको बाद फादर बोला गया जूरिस्प्रूडेंस के फिलोसॉफिकल स्कूल का। इन्होंने सेकुलर रैशनलिस्टिक और एक सेकुलर और रैशनलिस्टिक अप्रोच को अपनाया, एक नेचुरल अप्रोच के अलावा। मतलब उन्होंने लॉ को रिलीजन से अलग करके एक सेकुलर और एक रैशनलिस्टिक तरीके से देखा। तो हुगो ग्रोशियस को की फिलोसफी को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास आते हैं थॉमस होब्स, लॉक एंड रूसो। इन तीनों ने अपना जो दी थ्योरी उसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो होब्स ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी, क्योंकि वो चाहते थे कि हम सेपरेट करें रिलीजन को लॉ के साथ, उनके साथ मिक्स ना करें, उन दोनों को अलग अलग करें। तो इसीलिए हॉब्स ने एरिस्टोटल को रिजेक्ट करते हुए एक कंसेप्ट बनाया, क्योंकि वो वायलेंस के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने दिया कि जो भी लॉ में लिखा हुआ है, जो भी किंग बोलता है, वही कमांड है, उसको फॉलो करना है, तो वही लॉ है। तो उसी फिलोसफी को कंटिन्यू करते हुए लॉक ने अपनी अलग से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी, उसको रिफाइन करते हुए, और उसी थ्योरी को रिफाइन करते हुए फर्दर रूसो ने अपनी एक थ्योरी दी। तो इस तरीके से हम देखेंगे 1600 से लेके जब ह्यूगो ग्रोशियस आए थे, तो 1700 में हॉब्स, लॉक और रूसो के आने के साथ 1800 के आने से पहले हमारे पास फिलोसॉफिकल स्कूल का थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, और यहाँ पे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी वो उदय हो जाता है उसका। उसके बाद अब अलग से एक फिलोसॉफिकल स्कूल में एक नया एरा आता है इमैनुअल कांट के साथ, क्योंकि इमैनुअल कांट, जिनको हम बोलते हैं कि उन्होंने एक फिलोसॉफिकल स्कूल को एक नया एरा दिया। उन्होंने कांट की फिलोसफी को कंटिन्यू करते हुए फिचे आते हैं। फिचे और कांट की फिलोसफी को फॉलो करते हुए हेगल एक अपनी अलग से फिलोसफी देते हैं। तो यहाँ पे कांट के उदय होने से कांटेनियन फिलोसॉफिकल स्कूल स्टार्ट हो जाता है हल्का सा फिलोसॉफिकल जूरिस्प्रूडेंस में ही, और हेगल के साथ हेगेलियन एक फिलोसफी भी स्टार्ट हो जाती है। तो इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहती है। हीगल के स्कूल को कंटिन्यू करते हुए स्किलिंग ने उनको समअप किया, और हीगल का ही एक स्टूडेंट था जिसको हम फर्दर देखेंगे, जिनका नाम है जोसेफ कोलर। तो उन्होंने हीगल की फिलोसफी को कंटिन्यू किया। तो इस तरीके से 1800 से लेके 1900 तक, मतलब 19th सेंचुरी में जो फिलोसॉफिकल स्कूल का, जो 18th सेंचुरी में हमारे पास एक नेचुरल स्कूल और जो हमारे पास एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, उसको कांटेनियन और हीगल थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे तो फिलोसॉफिकल स्कूल कंटिन्यू हो रहा है, बट साइड बाय साइड देखें तो जो हॉब्स की थ्योरी थी उससे इंस्पायर होकर मोंटेस्क्यू ने एक अलग से थ्योरी दी। उन्होंने एक सोशियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल अप्रोच को अपनाया। तो इसी मोंटेस्क्यू की थ्योरी को फॉलो करते हुए फर्दर यहाँ पे हमारे पास दो स्कूल बन जाते हैं, एक हिस्टोरिकल स्कूल, एक सोशियोलॉजिकल स्कूल। अब ये दोनों स्कूल कैसे बने? ये बनते हैं 19th सेंचुरी में, लेटर 19th सेंचुरी में, तो इसको हम बाद में देखेंगे। इसी मोंटेस्क्यू की थ्योरी से इंस्पायर होके, हॉब्स की थ्योरी से इंस्पायर होके, डेविड ह्यूम ने एक अलग से एक अपनी थ्योरी दी, पॉजिटिविस्ट थ्योरी दी। उन्होंने बोला लो वो है जो कोर्ट्स में जो किंग्स को इन्फोर्स करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक पॉजिटिविस्ट फिलोसफी का भी उदय होता है डेविड ह्यूम के साथ। एक्चुअली में जो पॉजिटिव स्कूल के फादर हैं उसको ऑस्टिन को बोला जाता है कि ऑस्टिन ने स्टार्ट किया, बट एक्चुअली में रिकॉग्नाइज किया जाता है कि बेंथम ने स्टार्ट की। बट बेंथम की भी जो अगर हम फर्दर देखें तो डेविड ह्यूम में लाई करता है कि डेविड ह्यूम थे जिन्होंने बेंथम के लिए नींव रखी थी पॉजिटिव स्कूल की। अब हमारे पास चार स्कूल आ गए हैं।
फिलोसॉफिकल स्कूल जो पहले से चला आ रहा है, जिसको हम नेचुरल स्कूल भी बोलते हैं, एक हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल स्कूल जो मोंटेस्क्यू के साथ उदय होता है जिसका, और एक पॉजिटिव स्कूल जिसका उदय होता है डेविड ह्यूम के साथ। अब इसी को कंटिन्यू करते हम देखें तो पहले पॉजिटिव स्कूल को देखते हैं। जो बेंथम थे उसकी फिलोसफी को ऑस्टिन कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हमारे पास ग्रे, सैलमेंट और हॉलैंड भी आते हैं, और इसी तरीके से कंटिन्यू करते करते हमारे पास बाद में कैल्सन और एच.एल.ए. हार्ट्स भी आते हैं लेटर 20th सेंचुरी में। और हमारे पास उसके बाद 21st सेंचुरी में जोफस राज आते हैं, एक मॉडर्न फिलोसफर पॉजिटिव स्कूल के। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्कूल ये इतने में हमारा समाप्त हो जाता है। अब हम देखें, अगर हमारा जो फिलोसॉफिकल स्कूल था वो हमारा हमने देखा था दो एक अलग अलग हिस्सों में था। एक थी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हॉब्स, लॉक और रुस्को की। उन तीनों के बाद हमारे पास 4 फिलोसफर्स आए, 4 या 5, कांट, फीचे, हीगल, स्किलिंग एंड जोसेफ कोहलर, जो कि 19th सेंचुरी फिलोसफर्स थे जिन्होंने एक अलग से अपनी थ्योरी दी। अब यहाँ पे एक क्लास जो कि एक पुराना जो एक 19th-18th सेंचुरी का जो फिलोसॉफिकल स्कूल था वो एंड हो जाता है कोहलर के साथ, और फिर रुडोल्फ स्टैम्बलर के साथ 20th सेंचुरी में एक नया फिलोसॉफिकल स्कूल स्टार्ट होता है। तो उसमें हमारे पास और भी फिलोसफर्स आते हैं जैसे कि फ्रांसिस्को गैनी, जेरोम होल, डेलविको, गुस्तावो रेडब्रिच, और उसके बाद हमारे पास 21st सेंचुरी में मॉडर्न फिलोसफर्स भी आते हैं फिलोसॉफिकल स्कूल के, अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स और जॉन फिनिस। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं। तो ये फिलोसॉफिकल स्कूल को रिवाइव करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसमें पूरा फिलोसॉफिकल स्कूल समाप्त हो जाता है। बट अब हमारे पास बचता है सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल। अब जो हमने देखा था कि मोंटेस्क्यू ने एक हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल स्कूल की नींव रखी थी, उसी थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए अगस्ते कॉम्टे ने भी एक थ्योरी दी थी, वो थ्योरी भी फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल दोनों स्कूल्स के बेस पे ही थी। उसी फिलोसफी को आधार बनाते हुए हमारे पास यहाँ पे 2 स्कूल डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारे पास हिस्टोरिकल स्कूल जिसको फॉलो अप करते हैं सेविग्नी, जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्मन फिलोसफर है, और इनको जर्मन फिलोसफी का जो जर्मन हिस्टोरिकल फिलोसफी है इसका फादर भी बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास हेनरी मेन आते हैं जिनको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है, और इसी थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास एंड तक फेडरिक पोलॉक भी आते हैं। तो ये हिस्टोरिकल स्कूल समाप्त हो गया। अब इधर हम देखें सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल जो हमारे पास स्टार्ट हुआ था मोंटेस्क्यू के साथ, उसको कंटिन्यू करते हुए अगस्ते कॉम्टे ने, और उसी को कंटिन्यू करते हुए रुडोल्फ एहरिंग आते हैं, कार्ल मार्क्स आते हैं, स्पेंसर आते हैं। तो ये बात करते हैं कि लॉ वो नहीं है जो लिखा हुआ है, लॉ वो नहीं है जो होना चाहिए, बल्कि लॉ वो है जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनता है। सोशियोलॉजिकल एलिमेंट्स को देखते हुए जो लॉ बनाते हैं उसको बोलते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो इसी स्कूल को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास अमेरिका में जस्टिस होम्स एंड जस्टिस कार्डोजो आते हैं। ये दोनों सोशियोलॉजिकल स्कूल को अटैच कर देते हैं रियलिस्टिक स्कूल के साथ, अप्रोच के साथ। वो बोलते हैं लॉ वो नहीं है कि क्या होना चाहिए, बल्कि लॉ ये है कि जो कोर्ट लॉ लिखा हुआ है स्टैच्यूज में उसको एक्चुअली में जजेस कैसे अप्लाई करते हैं। जो ये नई अप्रोच स्टार्ट हुई इन दोनों जस्टिस के साथ, क्योंकि हम देखते हैं अमेरिका में जजेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लॉ वो बन जाता था जो भी जजेस इंटरप्रेट करते थे। तो इसी वजह से हमारे पास सोशियोलॉजिकल स्कूल में से एक अलग से रियलिस्टिक स्कूल निकल के आता है। तो ये रियलिस्टिक स्कूल का यहाँ पे उदय हो जाता है जस्टिस होम्स एंड कार्डोजो के साथ। इसी रियलिस्टिक स्कूल को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलोसफर आते हैं, जेरोम एंड फ्रैंक। उसके अलावा हमारे पास विजली, अर्नोल्ड, कार्ल ओलिव कार्डो, कार्ल लुइनिन, एक्सेल हैगस्ट्रॉन। तो ये बहुत सारे हमारे पास रियलिस्टिक फिलोसफर्स आते हैं जो बात करते हैं लो वो है जो जजेस इंटरप्रेट करते हैं। तो हमारे पास सोशियोलॉजिकल स्कूल को कंटिन्यू करते हुए उसके बाद रोस्को पाउंड बहुत इंपॉर्टेंट और इग्यून एरलिच आते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एंड तक फिलोसॉफिकल स्कूल से स्टार्ट हुआ, नेचुरल स्कूल में कन्वर्ट हुआ, वापस फिलोसॉफिकल स्कूल में आते हुए उसका रीबर्थ होते होते, उसका रिवाइवल होते होते 19th सेंचुरी में हमने देखा हमारे पास अलग से 4 स्कूल निकल आए। पहले निकला हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल का मिक्सचर और पॉजिटिव स्कूल का, और पॉजिटिव स्कूल चलता रहा। हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल स्कूल के मिक्सचर में से अलग से सोशियोलॉजिकल निकला, अलग से हिस्टोरिकल निकला। हिस्टोरिकल चलता रहा, जो सोशियोलॉजिकल था उसी में से अलग से एक हमारे पास रियलिस्टिक स्कूल निकला। तो एंड में हमारे पास फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, रियलिस्टिक, सोशियोलॉजिकल और पॉजिटिव स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आ जाते हैं। एक्चुअली में इन सारे जूरिस्ट को इस तरीके से क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं उनको एक कैटेगरी में फिट करने की, ताकि हम समझ सकें कि उनकी फिलोसफी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किससे प्रभावित हुई थी। अब ये तो बात होगी मोटी मोटी पूरी फिलोसफी की। अब हम एक्चुअल आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें देखेंगे कि इंडिविजुअली कैसे किस फिलोसफर की जो लाइफ थी वो क्या थी, उसकी लाइफ स्टोरी क्या थी, वो किन चीज़ों से प्रभावित हुए, इस वजह से उन्होंने कौन कौन सी फिलोसफी दी, कहाँ से उन्होंने
अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा किया, किस किस फिलोसफर को पढ़ के उन्होंने क्या क्या लिखा अपनी फिलोसफी में, और उस फिलोसफी से कौन कौन आगे फिलोसफर प्रभावित हुए, कौन कौन से कंट्री में इवेंट्स हुए। जैसे कि हम देखते हैं हिस्टोरिकल स्कूल से नाजी जर्मनी का राइज हुआ था, सोशियोलॉजिकल स्कूल से जुडिशरी की इंपॉर्टेंस बढ़ी थी, पॉजिटिव स्कूल से हमारे पास जो एक्चुअल में स्टैचूज एंड एक्चर्स आते हैं वो आए थे, फिलोसॉफिकल स्कूल से हमें एक अप्रोच मिलती है कि हमें सोसाइटी में एक जस्ट कैसे सोसाइटी बनानी है, हमें आइडियल सोसाइटी कैसे बनानी है। तो इंपॉर्टेंस इन सब फिलोसफिकल स्कूल की है, बट किस फिलोसफिकल स्कूल में किस फिलोसफर ने क्या क्या किया, कैसे कैसे इन्फ्लुएंस किया, कहाँ कहाँ से उन्होंने अपनी थ्योरी को कलेक्ट किया, इस सब को हम इंडिविजुअली लेक्चर्स में देखेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।